हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। लेक्चर 5 में जो कि प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो होता है जो कि नॉर्मली जो कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, और ये जो प्राइमरी एविडेंस होता है यही एक्सेप्टेबल होता है, एडमिसिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा कंडीशंस क्रिएट होता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, राइट। अंडर सच कंडीशंस सेकेंडरी एविडेंसेस को एडमिसिबल किया जाता है, एंड दैट हैज बीन दोस कंडीशंस हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 65, और उसके साथ साथ कुछ कुछ और भी सेक्शंस इसके साथ रिलेटेड है, उस सेक्शंस को भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट प्रोवाइड्स द कंडीशंस अंडर विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। नॉर्मली देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत बार जुडिशियल सर्विस एग्जाम में आ जाता है कि अंडर सेक्शन 65 ऐसे कितने कंडीशंस है, कितने कंडीशंस मेंशन किया गया है जिसमें सेकेंडरी एविडेंसेस एडमिसिबल होता है। आंसर इज 7। ऐसे 7 कंडीशंस है अंडर सेक्शन 65 जहां पे सेकेंडरी एविडेंसेस एडमिसिबल होता है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन दिस क्लास ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन, ओके। our first condition is this one, A. This is our first condition. When the original is in the possession of either the other party, क्या होता है कि जब एडवर्स पार्टी के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट होता है, हो सकता है कि वो एडवर्स पार्टी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस ना करे, राइट। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर जो दूसरी पार्टी है उसके केसेस स्ट्रांग हो जाएंगी, तो अदर पार्टी तो कभी नहीं चाहेगा कि वो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करे। तो इन सच केस अलाउ किया जाता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करो, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो प्राइमरी एविडेंस है, वो अदर साइड या एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, या राइट, या तो फिर अ पर्सन बियॉन्ड रीच। हो सकता है कि ऐसे किसी एक इंसान के पोजीशन में है हु इज इन ए फॉरेन कंट्री, who cannot be summoned in the court within a reasonable period of time। तो under such conditions ये reasonable माना जाता है कि जो सेकेंडरी एविडेंसेस है वो प्रोड्यूस किया जाए, राइट। पॉइंट नंबर 3, अ पर्सन लीगली नॉट बाउंड टू प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट रहा हो, राइट, और वो लीगली बाउंड, और जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है, राइट। तो फिर वो हो सकता है वो प्रोड्यूस ना करे, वो कोर्ट में ना आए, कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करे, राइट। तो इसमें जो थर्ड पर्सन है उसके इंटरेस्ट को तो कोई हानि नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जो पार्टीज इन्वॉल्व है उस लिटिगेशन में, उस पार्टीज के इंटरेस्ट को हानि पहुंच रहा है, उसके इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहा है। तो इन सच केस ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल किया जाता है। एंड नंबर 4, even after a notice under section 66 he does not produce it, ठीक है। तो देखिए अंडर दिस कंडीशन जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया जा रहा है, तो इन अंडर सच कंडीशन एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 66 मेंशन किया हुआ है कि अंडर सेक्शन 66 अगर कोई नोटिस दिया गया है और उसके बावजूद वो प्रोड्यूस नहीं किया है, तो हमें ये सेक्शन 66 को भी थोड़ा सा देखना होगा कि सेक्शन 66 कहता क्या है। 66 ये कहता है कि नोटिस नीड्स टू बी गिवन इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो जो नोटिस प्रोवाइड किया जाता है कि आप किसी को नोटिस सपोज प्रोवाइड किया गया कि आप आकर के वो आपके पोजीशन में डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट इस तारीख को इस टाइम पे इस कोर्ट में आकर के प्रोड्यूस करो, राइट। तो वो जो नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, दैट नोटिस हैज टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट अंडर दिस सेक्शन देयर आर 6 कंडीशन दैट हैज बीन गिवन, जहां पे ये नोटिस के एग्जेम्पशन किया गया है, मतलब इन अंडर दिस 6 कंडीशंस नोटिस भेजने की जरूरत भी नहीं है। तो वो कौन से कंडीशंस है? नंबर 1, व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस। वो जो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है वो खुद ही एक नोटिस है, राइट। तो उस केसेस में नोटिस प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही जो प्रोड्यूस करना है या जो प्रूव करना है वो दैट इटसेल्फ इज द नोटिस, ओके। नंबर 2 इज
adverse party must know that he will be required to produce it. Adverse party is legally bound to produce it. तो in such cases भी उसको notice नहीं दिया जाता है क्योंकि he is already legally bound to produce the document. Number 3, the adverse party has obtained the possession of the document by fraud. In a fraudulent manner अगर उसके possession उसको मिला हुआ है adverse party को, then he becomes legally bound to produce such document. ठीक है, तो इन सच केसेस भी उसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ता है और उसके बाद भी अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो सेकेंडरी एविडेंसेस एडमिसिबल हो जाएगा. नंबर 4, एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज ओरिजिनल इन कोर्ट. कोर्ट में ऑलरेडी ओरिजिनल को प्रोड्यूस कर दिया है तो उस केसेस में भी उसको नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. नंबर 5, लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन एडमिटेड. देखिए, लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ कंडीशन अंडर विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कुछ एक पॉइंट में, ठीक है ना. तो लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट को अगर एडमिट कर लिया गया है तो फिर ये तो प्रूव हो जाता है कि डॉक्यूमेंट लॉस हो चुका है, डॉक्यूमेंट खो चुका है, राइट. तो इन सच केस कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ता है और कोर्ट पार्टी को डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने की परमिशन दे देता है. वरना नॉर्मली क्या होता है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट पहले ये प्रूव करना होता है कि डॉक्यूमेंट लॉस हुआ है, इसको पहले प्रूव करो. लेकिन अगर उसको एडमिट कर लिया गया है तो फिर कोर्ट उसको अलाउ कर देते हैं. एंड नंबर 6 इज डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट किसी एक जन के पोजीशन में है जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है या फिर किसी ऐसे कंडीशंस में है जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. तो इन सच केसेस ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंसेस को डायरेक्टली अलाउ कर दिया जाता है और कोई नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, राइट. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट कंडीशन, राइट. सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट, ये तीन चीज, एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन एडमिटेड बाय द एडवर्स पार्टी अगेंस्ट हु द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड. तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल को प्रोड्यूस तो नहीं कर पाया जा रहा है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट के बारे में जो एडवर्स पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी जो है, वो एडमिट कर चुका है. तो इन सच केसेस सेकेंडरी एविडेंसेस को अलाउ कर लिया जाता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस ही प्रोड्यूस कर दो, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर दो. उसी के बेसिस पे जो केस होगा, जो लिटिगेशन है, वो उसका डिसीजन लिया जाएगा. एंड अंडर सच कंडीशन द रिटन एडमिशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड. तो जो एडवर्स पार्टी ने जो एडमिट किया हुआ है उसका जो रिटन फॉर्मेट है, उस रिटन एडमिशन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना उसके लिए जरूरी होता है उस केसेस में, ठीक है. उसमें कोई नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ता है. तो उसके जो रिटन एडमिशन है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी होता है और अगर वो प्रूव हो जाता है तो कोर्ट अलाउ कर देगा कि सेकेंडरी एविडेंस इसमें एडमिसिबल होगा, राइट. और थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन देखिए, सी दिस इज द थर्ड कंडीशन एंड डी दिस इज द फोर्थ कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या कहता है? व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड. जैसे कि हमने पहले सेक्शन 66 के डिस्कशन में हमने देखा था कि जब जो डॉक्यूमेंट खो जाता है और उसके लॉस को एडमिट कर लिया जाता है, राइट. तो इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड. हो सकता है कहीं आग वाग लग गया हो, डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत सारे रीजन हो सकता है डिस्ट्रक्शन के, राइट. और फॉर एनी रीजन द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन रीजनेबल टाइम बाय द पार्टी विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज साइड. तो उस पार्टी को ये पहले प्रूफ करना होगा कि उसकी कोई गलती नहीं है. कोर्ट के सामने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, राइट. तो अंडर सच केस जो सेकेंडरी एविडेंस है उसको अलाउ किया जाता है. और कंडीशन नंबर 4 ये है कि व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच नेचर दैट इट इज नॉट इजीली मूवेबल. हो सकता है कि किसी इंस्क्रिप्शन हो, किसी बहुत बड़े रॉक के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है, और वही हमारा डॉक्यूमेंट है, वही हमारा एविडेंस है. तो इन सच केस उसको तो इजीली मूव नहीं किया जा सकता. तो अंडर सच केसेस एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल. तो हो सकता है उसके फोटोग्राफ, राइट, फोटोग्राफ, कोई भी एविडेंस ऐसे अलाउ किया जा सकता है इन बोथ दिस कंडीशंस, राइट. कंडीशन नंबर 5 एंड 6 देखिए,
व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब देखिए डॉक्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको तो सेक्शन 74 में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड सेक्शन 75 में डिफाइन एक्सप्लेन किया गया है कि विच आर द प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात नहीं किया जा रहा है जब कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई एक सेल डीड हो गया, सेल डीड, it becomes a public document. So in such case, or when the original is a document of which certified copy is permitted, जैसे हो गया कोर्ट की कोई जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट, जैसे सपोज कोर्ट में जाओगे, तुम अपील फाइल करोगे, अगर तुम अपील फाइल करते हो तो क्या होता है, अपील के फाइलिंग सेक्शन में ये चीज मांगा जाएगा कि जो ओरिजिनल सूट है या फिर ओरिजिनल जो केस है उसकी जो जजमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी जमा करना होता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जमा करना होता है। तो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके सर्टिफाइड कॉपी अलाउ किया गया है, इन बोथ दिस केसेस जो सर्टिफाइड कॉपी है, और हमने देखा था ना सेक्शन 64 में जो कि सर्टिफाइड कॉपी एक सेकेंडरी एविडेंस होता है, राइट, सॉरी सेक्शन 63 में, सेक्शन 63 सब क्लॉज 1 में देखा था हमने कि a certified copy is a public is a secondary evidence, right, certified copy। तो वो certified copy को admissible किया जाता है as a secondary evidence, right, and तो यहाँ पे वही public and private document को दिया गया है कि देखिए public document जो होता है, document दो टाइप के होता है, public and private document, ठीक है। तो public document is under section 74 and private document is under section 75, right। तो सेक्शन 74 में क्या बोल रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, अ डॉक्यूमेंट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, राइट, और ऑफिशियल बॉडीज और ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट्स, पब्लिक ऑफिशियल, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, और पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होता है ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इसके सर्टिफाइड कॉपी को एडमिसिबल किया जाता है। और ये चीज कहां पे दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 76, 77 एंड 78। तो 65 में यह कहा गया है कि उसके सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल है, राइट, और 76, 77 एंड 78 में यह दिया गया है कि उसके सर्टिफाइड जो कॉपी होता है वो जेन्युइन मान लिया जाता है, राइट। तो अंडर दिस सेक्शंस ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है उसके सर्टिफाइड कॉपी को एडमिसिबल किया जाता है, राइट। एंड फाइनली आवर लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, उसमें ये बोला जा रहा है कि व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, बहुत मोटा बहुत बड़ा अकाउंट है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस है उसमें, तो उस दैट इज नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। तो इन सच केस किया जाता है कि ऐसे कोई आदमी, ऐसे कोई पर्सन जो कि उस डॉक्यूमेंट को पहले से एग्जामिन किया हुआ है, राइट, और एंड ही हैज द एक्सपर्टीज टू एग्जामिन सच डॉक्यूमेंट, तो उनकी जो एविडेंस है उसको एडमिसिबल किया जाता है। यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर सेक्शन 63 क्लॉज 5, इसमें क्या कहा गया था कि ओरल अकाउंट ऑफ अ पर्सन, ओरल अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट, हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट, तो उसके जो ओरल अकाउंट है दैट इज नॉट ए ओरल एविडेंस, दैट विल आल्सो बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दिस विल आल्सो बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट दिस विल बी अ काइंड ऑफ ए सेकेंडरी एविडेंस, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो कि अटेस्टेड, जो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करते हैं ऑफिसर, तो अटेस्टिंग जो बॉडी होता है वो माना जाता है कि उसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया हुआ है, तो उसके जो ओरल अकाउंट होगा वो होगा उसके सेकेंडरी एविडेंस, राइट। या तो फिर जिसने डीड रजिस्ट्री किया है, रजिस्ट्री ऑफिसर ने, तो उसने डीड को भी एग्जामिन किया हुआ है, राइट, तभी तो जाकर के डीड रजिस्ट्री करता है, ठीक है ना। तो इन बाय दोस पर्संस उस डॉक्यूमेंट को भी प्रूफ किया जाता है बाय द secondary evidence. So this is all about our section 65 under those conditions under which the secondary evidences are admissible. Thank you for this class. See you in the next video.